Subscribe now. Press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल डायरेक्टरी स्टडी पे मैं कमल गुर्जर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोग जो हमें इतना प्यार दे रखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपन राजस्थान जीके पढ़ रहे थे। राजस्थान जीके पढ़ने से पहले आप सब लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर क्लास वाला मजा नहीं आता। क्लास में तुम लोग जो सामने होते हैं तो थोड़ा मोटिवेट मिलता है, और जब तुम्हें देखते थे तो थोड़ा अपने आप में एक अलग सा एनर्जी आता था। फिर भी कोई बात नहीं, तुम चाहोगे तो क्लास वाला माहौल ही बना देंगे। एक आप थोड़ा सा ना खुद भी मेहनत किया करो, मतलब क्वेश्चन भी लाया करो, टॉपिक के नीचे क्वेश्चन भी, जो मान लो कई बार कोई होता है कि कोई क्वेश्चन छुप गया तो उसको आप मतलब क्वेश्चन भेजा करो, जिससे ताकि हमें सॉल्यूशन मिले और उसको नेक्स्ट टाइम टॉपिक में अपन जोड़ दें। तो अपन राजस्थान जीके पढ़ रहे थे, और राजस्थान जीके की एक दुनिया में आज एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला। राजस्थान की स्थापत्य कला। स्थापत्य कला अपने आप में बहुत गजब टॉपिक है, और क्वेश्चन भी अब ये मत पूछना कि कौन सी एग्जाम में पूछा गया है, कौन सी एग्जाम में छोड़ा गया है। राजस्थान की स्थापत्य कला में है ना लगभग क्वेश्चन पूछा गया है। और जैसे पटवार पेरी 2016 लगा था या मेंस लगा था, तो उसमें तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे क्या पूछो मत कि भाई बहुत सारे टीचर बोल रहे थे कि मेरे नोट्स से बाहर नहीं होगा क्वेश्चन। ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब खुद टीचरों को नहीं पता था कि ये क्वेश्चन कहां से आया है। यहाँ तक पूछा गया था कि महाराणा कुंभा का संगीत सार ग्रंथ कितने कोषों में बटा हुआ है या कितने कोष है। तो लगभग अब तक भी लोगों ने है ना इन चीजों को नोट्सों में नहीं जोड़ा। बहुत सारे क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है जिसे बोलते हैं स्थापत्य कला, और बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। राजस्थान की स्थापत्य कला में मैं सबसे पहले बात करता हूं बेटा, एक शब्द आता है जिसे बोलते हैं दुर्ग। मैं बात करता हूं दुर्ग की। अब दुर्ग की मैं बात करूं ना, तो एक आपने नाम सुना होगा किला, एक होता है गढ़, और एक होता है दुर्ग। क्या गुरुजी तीनों एक ही चीज होती है क्या? हाँ, लगभग एक सा चीज होता है। राजा महाराजा क्या करते थे, अपने निवास स्थान के लिए या अपने रहने के लिए और या अपने धन को छुपाने के लिए जो अपने महलों का ऊपर निर्माण, पहाड़ों के ऊपर जो निर्माण करवाया करते थे उसे बोलते हैं किला, गढ़ या दुर्ग। बताओ कि किलो गुड वे, GWD गुड, किलो गुड वे, और गढ़ के वे थोड़ा सा बेस्ट वे, और दुर्ग बताओ कि दुर्ग के वे बेटर। तो याद रख लेना थोड़ा सा कि किला, गढ़ या दुर्ग का क्या करवाते थे, निर्माण। अब देखो, सबसे पहले आपने किला या दुर्ग का नाम पढ़ने से साथ साथ एक नाम और सुना होगा जिसे कभी बोलते हैं पासिब। नाम है पासिब, एक नाम मिलता है अपन को पासिब। गुरुजी पासिब क्यों है, ये पासिब पूछा गया है, और अब की बार जो पटवार में ऐसे से डेवलप करेगा क्वेश्चन जो कभी सुने नहीं है। पासिब क्या होता है, तो जैसे पहाड़ पे कोई दुर्ग बनाया है, दुश्मन आक्रमण करने आया, तो वो उस दुर्ग की रणनीति को जानने के लिए, उस दुर्ग में प्रवेश करने के लिए वो क्या करता था कि उस दुर्ग पहाड़ पे है, पहाड़ पे दुर्ग बनाया, तो उसके बराबर एक माटी का टीला खड़ा कर देता था, एक मिट्टी का बराबर टीला खड़ा कर देता था, उसे क्या बोलते थे, पासिब। जैसा उदाहरण मिलता है क्या? हाँ, अकबर जब तीसरी बार चित्तौड़ पर आक्रमण करने आया था 1567-68 में, तो अकबर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है ना प्रवेश नहीं कर पाया, तो उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बराबर एक टीला बनाया था जिसे बोलते थे मोहर मगरी। ये पूछा गया है, जिसे बोलते थे मोहर मगरी। आपसे पूछे कि मोहर मगरी क्या था, तो ये मिट्टी का टीला था। जो मिट्टी का टीला जो बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, पासिब। तो थोड़ा सा याद रख लेना कि पासिब क्या होता है। अब देखो, आज का टॉपिक हो गया दुर्ग। तो मैं सबसे पहले दुर्गों की बात करूं कि हमें सबसे पहले इनका वर्णन कहां मिलता है, तो एक इतिहासकार था जिसका नाम था आचार्य मनु, और इस आचार्य मनु ने ना एक ग्रंथ लिखा था जिसे बोलते हैं मनु स्मृति। ये बहुत बार पूछ लिया भाई, उस ग्रंथ को बोलते थे मनु स्मृति। सबसे पहले दुर्गों की जो बात कही थी ना, वो आचार्य मनु ने मनु स्मृति ग्रंथ में कही थी। उसके बाद दोबारा जो इनका वर्गीकरण किया वो एक व्यक्ति था जिसका नाम था कौटिल्य। इस कौटिल्य का नाम अपन को मिलता है
चाणक्य, और इसी चाणक्य का नाम अपन को मिलता है विष्णुगुप्त। थोड़ा सा याद रख लेना, इसी का नाम मिलता है कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। इस विष्णुगुप्त या कौटिल्य, चाणक्य ना एक सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत का नाम था सप्तांग सिद्धांत। ये पूछा गया है भाई, सप्तांग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये सप्तांग सिद्धांत दिया गया था कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त के द्वारा। बुझिए सप्तांग सिद्धांत क्यों है? तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है ना, इसने क्या बताया कि एक राज्य के लिए, इसने क्या कहा कि एक सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए 7 चीजों का होना जरूरी है। तो उसने क्या कहा कि सबसे पहले एक राजा होना जरूरी है राज्य के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कौटिल्य ने कहा सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से कि एक राजा, एक राज्य के लिए एक अच्छा राजा होना जरूरी है। राजा के साथ साथ अच्छी होना जरूरी है जनता। जनता होगी तो उसके पास होना जरूरी है सेना, और सेना का और क्या होना जरूरी है? अच्छा सेनापति। सेना तभी काम करेगी जब उसके पास क्या होना जरूरी है? सेनापति। अच्छा सेनापति है उसके पास, तो उसके पास कोष होना भी जरूरी है। कोष का मतलब क्या होता है? धन। और उसके पास एक अच्छा मित्र होना जरूरी है, और अच्छा मित्र होगा तो उसके पास एक अच्छा होना जरूरी है दुर्ग। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से क्या कहा कि एक सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए 7 चीजें होना जरूरी है। एक अच्छा राजा होना जरूरी है। अच्छा राजा होगा तो उसके पास अच्छे से क्या होनी चाहिए? जनता। अच्छे से उसके पास सेनापति हो, सेना होनी चाहिए। सेना का अच्छा सेनापति होना चाहिए, और उसके पास कोष होना चाहिए, उसके पास मित्र होना चाहिए, और इसने सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया है दुर्ग को, कि एक राजा है तो उसके पास दुर्ग होना चाहिए। ऐसी बात किसने बताई है? कौटिल्य ने। वो देखो कैसे, मान लो राजा है और उसके पास जनता है, तो जनता का क्या भरोसा कि वो किसी दूसरे राजा के शरण में ही चली जाएगी। सेना है, सेना भी इधर उधर हो सकती है, सेनापति भी कुछ धोखा वोखा कर सकता है। धन है तो धन भी इधर उधर जा सकता है। अच्छे मित्र है तो मित्र भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन एक अच्छा दुर्ग है ना, तो उसको दुर्ग धोखा नहीं दे सकता। ऐसा उदाहरण राजस्थान में बहुत जगह मिलता है कि जब बाबर आक्रमण करने आया था सांगा पर, और दोनों के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था, तो मात्र बाबर की सेना से है ना सांगा 19 घंटों में युद्ध हार के चला गया था। और अकबर जब तीसरी बार आक्रमण करने आया था ना मेवाड़ पर, तो 4 महीने तक या 4 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद भी है ना अकबर चित्तौड़गढ़ को नहीं जीत पाया था, क्योंकि उस समय सुरक्षित सारी सैनिक या जनता किसमें थी? दुर्ग में। तो इसने सबसे सर्वश्रेष्ठ किसको बताया है? दुर्ग को। इसी कौटिल्य ने अपना जो सप्तांग सिद्धांत था, इसी में दुर्गों के प्रकार कितने बताए हैं? तो इसने दुर्गों के प्रकार बताए हैं 4। आपसे क्वेश्चन कर ले कि चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने दुर्गों के प्रकार में कितने बताए हैं? 4। अब देखो, एक नीति मिलती है अपन को जिसे बोलते हैं शुक्र नीति, और इस शुक्र नीति में दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं? 9 अलग अलग हैं। कौटिल्य, चाणक्य ने बताया है 4 प्रकार के दुर्ग, और शुक्र नीति में कितने प्रकार बताए गए हैं? 9। याद रखना, शुक्र नीति में कितने प्रकार बताए गए हैं? 9। ये छोटी छोटी बातें थी, थोड़ा सा विवरण था, याद रख लेना। अब देखो, काम की बातें करता हूं, वो क्या है वो सुनो। मैं सबसे पहले बात करूं अपने टोटल भारत की, कि भारत में सर्वाधिक दुर्ग कहां है। तो भारत में फर्स्ट नंबर पे है ना अपना एक राज्य आता है जिसे बोलते हैं महाराष्ट्र। सबसे सर्वाधिक दुर्ग कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पे आता है ना वो आता है मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे जो आता है ना वो आता है अपना राजस्थान। मैं टोटल बात करूं कि टोटल भारत में दुर्गों में 1 नंबर पे कौन आता है? तो 1 नंबर पे आता है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आता है राजस्थान। मैं टोटल राजस्थान की बात करूं ना तो लगभग राजस्थान के अंदर 250 दुर्ग बताए जाते हैं। मैं टोटल बात करूं राजस्थान की तो कितने दुर्ग बताए जाते हैं? 250। मैं राजस्थान की बात करूं
कि राजस्थान में सबसे पहला दुर्ग कौन सा बनाया, या राजस्थान का पहला दुर्ग कौन सा है, ये पूछ चुका है भाई। राजस्थान का पहला दुर्ग है जिसे बोलते हैं बटनेर दुर्ग। गुरुजी बटनेर दुर्ग कड़े पड़े, तो यो हनुमानगढ़ में पड़े और वो बताया जाए कि 298 ईस्वी के आसपास बने हो। आपसे पूछे कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है, तो बटनेर है। राजस्थान का सबसे पहला दुर्ग कौन सा है, तो कौन सा है, बटनेर। राजस्थान का दूसरा किला पूछ लिया आपको, तो राजस्थान का दूसरा किला है चित्तौड़गढ़। आपसे पूछे कि राजस्थान का दूसरे नंबर पे प्राचीन किला कौन सा है, चित्तौड़गढ़। तो सबसे नया भी होगा। आपसे पूछे कि सबसे नवीनतम दुर्ग कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे नया जो दुर्ग है ना वो है मोहनगढ़। गुरुजी मोहनगढ़ कहां पड़ता है, तो मोहनगढ़ पड़ता है जैसलमेर में। राजस्थान का सबसे नया दुर्ग कौन सा है, मोहनगढ़ जैसलमेर। दूसरे नंबर पे मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पे है लोहागढ़। ये पूछा गया है सारी बातें कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है, बटनेर। दूसरे नंबर पे कौन सा है, चित्तौड़गढ़। राजस्थान का सबसे नया दुर्ग या नवीनतम कौन सा है, मोहनगढ़ जैसलमेर। और उसके बाद राजस्थान का सबसे दूसरे नंबर पे कौन सा है, लोहागढ़। आपसे पूछे कि राजस्थान में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं क्या कि कोई मिट्टी के दुर्ग बने हो, हाँ, तो राजस्थान का पहला मिट्टी का दुर्ग बना है ना वो है लोहागढ़। और दूसरे नंबर पे जो बना है ना वो है अपना बटनेर दुर्ग। आपसे पूछिए कि राजस्थान में मिट्टी के बने कितने दुर्ग हैं, तो लोहागढ़ भरतपुर में, बटनेर हनुमानगढ़ में। आपसे पूछिए कि राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा था, तो विदेशी आक्रमण झेलने वाला कौन सा था, बटनेर। आपसे पूछे कि स्थानीय आक्रमण झेलने वाला कौन सा था, तो स्थानीय आक्रमण झेलने वाला था अपना अजमेर। आपसे पूछे क्या राजस्थान में ऐसा है कि अंग्रेजों के द्वारा भी कोई दुर्ग बनाया गया है, हाँ है, और वो कौन सा, अपना टोडगढ़। ये टोडगढ़ कहां पड़ता है, तो ये टोडगढ़ पड़ता है अजमेर में। गुरुजी इसका निर्माण किसने करवाया था, कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान में क्या ऐसा उदाहरण भी मिलता है क्या कि कोई दुर्ग है जो मुगल शैली में बना हुआ है, हाँ, दुर्ग है मैगजीन दुर्ग। गुरुजी मैगजीन दुर्ग कहां पड़ता है, तो ये कहां पड़ता है, अजमेर में। राजस्थान में कोई ऐसा दुर्ग है जो विदेशी सर्वाधिक आक्रमण हो, बटनेर हो गया, स्थानीय हो गया अजमेर वाला, अंग्रेजों के द्वारा हो गया टोडगढ़, और मुगल शैली का बना हुआ दुर्ग कौन सा है, मैगजीन दुर्ग। दोबारा देखें, भारत में सर्वाधिक दुर्गों की मैं बात करूं, महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश में, तीसरे नंबर पे है राजस्थान में। 250 दुर्ग बताए जाते हैं लगभग। पहला दुर्ग है बटनेर दुर्ग, दूसरा है चित्तौड़गढ़, सबसे नया है मोहनगढ़ जैसलमेर, दूसरे नंबर पे लोहागढ़ भरतपुर। मिट्टी के बने दुर्ग कौन से हैं, तो मिट्टी का बना है लोहागढ़ और बटनेर। विदेशी आक्रमण झेलने वाला कौन सा था, बटनेर। स्थानीय आक्रमण झेलने वाला अजमेर, और अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कौन सा था, टोडगढ़, और मुगल शैली में बना कौन सा है, मैगजीन। क्या ऐसा भी उदाहरण मिलता है क्या कि किसी दुर्ग का निर्माण किसी व्यापारी ने करवाया हो, हाँ, व्यापारी के द्वारा दुर्ग का निर्माण कराया गया है, वो है भैंसरोडगढ़। गुरुजी भैंसरोडगढ़ कहां पड़ता है, तो यो पड़े चित्तौड़गढ़ में। एक बैसा शाह नामक व्यापारी का था जिसने इस भैंसरोडगढ़ दुर्ग का क्या करवाया था, निर्माण। अब देखो थोड़ी छोटी बातें कि राजस्थान में दुर्ग निर्माता किसको बोलते हैं। राजस्थान में दुर्ग निर्माता किसको बोलते हैं, तो राजस्थान में दुर्ग निर्माता बोलते हैं महाराणा कुंभा को। अब देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। एक ग्रंथ था जिसे बोलते हैं वीर विनोद, एक ग्रंथ था जिसे बोलते हैं वीर विनोद। इस वीर विनोद नामक ग्रंथ जो श्यामल दास के द्वारा लिखा गया है, ये श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद ग्रंथ श्यामल दास के द्वारा लिखा गया है। इसमें श्यामल दास क्या लिखता है कि टोटल मेवाड़ में है ना पड़ते हैं 84 दुर्ग। इन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेला महाराणा कुंभा ने करवाया था। ऐसी बात वीर विनोद ग्रंथ में श्यामल दास लिखता है कि मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग है, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण है ना महाराणा कुंभा ने करवाया। इसीलिए महाराणा कुंभा को बोलते हैं राजस्थान में दुर्ग निर्माता।
इसी महाराणा कुंभा को बोलते हैं राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक। ये बहुत बार पूछ लिया कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है, तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है महाराणा कुंभा को, और महाराणा कुंभा को ही कहा जाता है दुर्ग निर्माता। आपसे पूछे कि भारत में दुर्ग निर्माता किसको कहा जाता है, तो भारत में दुर्ग निर्माता कहा जाता है शाहजहां को। थोड़ा सा याद रख लेना, राजस्थान में बोलते हैं महाराणा कुंभा को और भारत में दुर्ग निर्माता बोलते हैं किसको, शाहजहां को। तो ये हो गई छोटी छोटी बातें, थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि इनसे भी कई बार डायरेक्टली मोटा मोटा क्वेश्चन कर लेता है। अब देखना बहुत काम की चीजें या बहुत अच्छी चीजें एक एक दुर्ग को पढ़ा के लेके चलूंगा और बहुत डिटेल से पढ़ा के लेके चलूंगा। ऐसी घटनाएं बताऊंगा जो आपको कभी किताबों में भी नहीं लिखी हुई मिलती। देखो एक बार राजस्थान का एक दुर्ग पढ़ेंगे अपन जिसे बोलते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का एक दुर्ग पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। बहुत काम का दुर्ग है। मैं बात करूं दुर्ग की जिसे बोलते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। पहला ही क्वेश्चन कि गुरुजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहां पड़ता है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहां पड़ता है, चित्तौड़ में। ये मुख्यतः कौन सी श्रेणी में आता है, तो ये आता है गिरि श्रेणी में। लेकिन वैसे आप देखते हो ना तो ये दानव श्रेणी को छोड़कर, ये दुर्ग दानव श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों में आता है। दानव श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों में आता है। मोस्टली ये दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है, गिरि श्रेणी में। अब देखो एक तो ये दुर्ग है ना, एक पठार पड़ता है जिसे बोलते हैं मेसा का पठार। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे दुर्ग कौन से पठार पर बना है, तो ये बना हुआ है मेसा के पठार पर। तो मैं इधर एक एक चीज को लिखता जाता हूं। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन करें कि ये दुर्ग कौन से पठार पर पड़ता है, तो ये पड़ता है मेसा के पठार पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है मेसा के पठार पर। समुद्र तल से लगाकर इसकी जो ऊंचाई है ना समुद्र तल से, तो आपसे पूछे चित्तौड़गढ़ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है 1850 फीट। ये पूछा गया है कि समुद्र तल से चित्तौड़गढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1850 फीट। गुरुजी फिर ऊंचाई है तो ये लंबा भी होगा, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो लंबा है ना, ये लंबा है 8 किलोमीटर। ये पूछा गया है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कितना लंबा है, 8 किलोमीटर। तो फिर चौड़ा भी होगा, ये चौड़ा है 2 किलोमीटर। अब देखना जब 1850 फीट ऊंचा है, लंबा है 8 किलोमीटर, चौड़ा है 2 किलोमीटर, इसीलिए इसको है ना राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पड़ता है चित्तौड़ में, गिरि श्रेणी में आता है मोस्टली, लेकिन वैसे दानव श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों में आता है। ये बना हुआ है मेसा के पठार पर, ऊंचाई है 1850 फीट, लंबा है 8 किलोमीटर, चौड़ा है 2 किलोमीटर, इसीलिए इसे राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग बोलते हैं। आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है, दुर्ग कौन सा है, तो वो कौन सा है, चित्तौड़गढ़। अब देखो मैं बात करूं इसके निर्माण की कि सर इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण है ना, कई किताबें तो लिखती हैं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था चित्रांगद, कई किताबें इसी के नाम को बोलती हैं चित्रांगद। मतलब इसका निर्माण जो करवाया गया था ना ये चित्रांगद, या कई किताबें चित्रांगद बोलती हैं इसको, मौर्य। तो इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था चित्रांग या चित्रांगद मौर्य के द्वारा। और आंसर एक बार एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो उसका जो आरपीएससी ने आंसर माना था वो चित्रांगद मौर्य माना था। मैं बात करूं आधुनिक निर्माता की, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे बोलते हैं, तो आधुनिक निर्माता बोलते हैं महाराणा कुंभा को। आपसे पूछे कि सर इसकी आकृति कैसी है दुर्ग की, तो इसकी आकृति है, एक मछली आती है व्हेल मछली, और इसकी जो आकृति है वो है व्हेल मछली के समान। आपसे पूछे कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें क्या की जाती है, करसी। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें क्या की जाती है, करसी।
एक नदी इधर से आती है, एक नदी इधर से आती है। एक का नाम है गंभीरी और एक नदी का नाम है भेड़च। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। एक है गंभीरी, दूसरी कौन सी है? भेड़च। तो मैं आपसे क्वेश्चन करूं या एग्जामिनर क्वेश्चन करे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी नदियों, दो नदियों के संगम पर बना है? तो एक बना है गंभीरी और दूसरी कौन सी है? भेड़च। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होता है इसका, वो होता है उपनाम को लेकर कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम क्या है। जब ये बना था ना ये दुर्ग, तो इसका पहला नाम था चित्रकूट, ये पूछा गया है। इसका बना हुआ था उस समय नाम क्या था? चित्रकूट। इसी दुर्ग को बोलते हैं राजस्थान का सिरमौर। इसी दुर्ग को बोलते हैं राजस्थान का सिरमौर। इसे ही बोलते हैं राजस्थान का गौरव। इसे ही बोलते हैं दुर्गों का दुर्ग। आपसे पूछे, इसे ही बोलते हैं दुर्गों का दुर्ग। इसे ही बोलते हैं दुर्गों का दुर्ग। इसे बोलते हैं राजस्थान का गौरव। इसे बोलते हैं राजस्थान का सिरमौर। बना था तब इसका नाम क्या था? चित्रकूट। एक बार इस दुर्ग को एक व्यक्ति था जिसका नाम था अबुल फजल। एक व्यक्ति था जिसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल ने है ना इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को देखा और देखकर के इसके बारे में क्या कहा कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब घड़ैया। ये किसने कहा है? तो ये कहा है अबुल फजल ने। ये पूछ चुका है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब घड़ैया। ये कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है? चित्तौड़गढ़ के बारे में। जो कौन बोल के गया है? अबुल फजल। अब देखो इसी दुर्ग को है ना बोलते हैं राजस्थान का गौरव। ये राजस्थान के एक दिशा पड़ती है पूर्व और एक दिशा पड़ती है दक्षिण। तो ये दक्षिण पूर्व में पड़ने के कारण इसे बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार। आपसे पूछिए कि राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश या दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार भी कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़। ये जो क्षेत्र पड़ता है ना, इस क्षेत्र को बोलते हैं मालवा और इसी को है ना बोलते हैं मालवा का प्रवेश द्वार। ये तो बहुत बार पूछा गया है। मालवा का प्रवेश द्वार राजस्थान के कौन से दुर्ग को बोलते हैं? तो मालवा का प्रवेश द्वार भी किसको बोलते हैं? चित्तौड़गढ़ को। अब सुनो, इसी दुर्ग को बोलते हैं सर्वाधिक शाखी वाला दुर्ग। आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग भी कौन सा है? चित्तौड़गढ़। दोबारा देखना एक बार, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में पड़ता है गिरी श्रेणी, दानो श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों में आता है। पठार है मेसा का पठार, ऊंचाई है 1850 फीट, लंबा है 8 किलोमीटर, चौड़ा है 2 किलोमीटर। इसीलिए इसे राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग बोलते हैं। निर्माण करवाया था चित्रांगद या चित्रांगद मौर्य ने। आधुनिक निर्माता बोलते हैं महाराणा कुंभा को। आकृति है व्हेल मछली के समान। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें क्या की जाती है? कृषि। गंभीरी व भेड़च नदियों के संगम पर है। उपनाम की बात करूं तो इसे बोलते हैं चित्रकूट, जब बना था उस समय। इसे ही बोलते हैं राजस्थान का सिरमौर। इसे ही बोलते हैं राजस्थान का गौरव। इसे ही बोलते हैं दुर्गों का दुर्ग। इसे ही बोलते हैं ऐसे ही बोल के गया अबुल फजल, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब घड़ैया। इसे ही बोलते हैं मालवा का प्रवेश द्वार। इसे ही बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी दिशा का प्रवेश द्वार। इसे ही बोलते हैं सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग। अब देखो इसी दुर्ग को कहा जाता है राजस्थान का सबसे बड़ा है। इसमें लिविंग पोर्ट। गुरुजी लिविंग पोर्ट क्या होता है? तो लिविंग पोर्ट का मतलब होता है आवासीय दुर्ग। राजस्थान का आवासीय दुर्ग कौन सा है? तो यह है चित्तौड़गढ़। आवासीय का मतलब होता है कि इसमें क्या निवास करती है? जनता। तो आपसे पूछे कि राजस्थान का आवासीय दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। अब देखना छोटी छोटी बातें जो बहुत मोस्टली होती हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो होती है क्योंकि ये बातें जो मैंने बताई ये तो लगभग सब बच्चों को पता होता है, लेकिन इसके जो एक तो टॉपिक आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नहीं, सभी दुर्गों का राजस्थान में। अब जो क्वेश्चन जो डेवलप होगा
वो क्वेश्चन होगा ना, वो होगा दुर्गों पर आक्रमण को लेकर, कि दुर्गों पर आक्रमण किसने किया, कब किया। इस पर जैसे पूछ लेगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, वो दरवाजा कौन, मतलब प्रथम व्यक्ति कौन था, फिर दरवाजों से क्वेश्चन करेगा। तो एक बार देखना, ये दुर्ग बना हुआ है मेसा के पठार पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 प्रवेश द्वार हैं। डायरेक्टली पूछे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कितने प्रवेश द्वार हैं, 7। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो मार्ग बना हुआ है ना, ये मार्ग बना हुआ है सर्पिलाकार। ये पूछा गया है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मार्ग है वो कैसा है, तो ये है सर्पिलाकार। और इस सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने। आपसे पूछ ले चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मार्ग कैसा है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मार्ग है सर्पिलाकार, जिसका निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने। कितने प्रवेश द्वार है, 7। एक बार देखो, जो इसका पहला दरवाजा है ना चित्तौड़गढ़ का, इस पहले दरवाजे को बोलते हैं पांडन पोल। चित्तौड़गढ़ का जो पहला दरवाजा है इसे बोलते हैं पांडन पोल। गुरुजी पांडन पोल याद रखना है क्या, हाँ, क्योंकि इसके पास है ना देवलिया का एक शासक था जिसका नाम था बाघसिंह, और देवलिया बाघसिंह का जो स्मारक बना हुआ है ना, वो इसी दुर्ग के पास बना हुआ है। तो आपको याद रखना है कि पहला दरवाजा कौन सा है, पांडन पोल। देवलिया बाघसिंह का क्या बना हुआ है, स्मारक। अब देखो अगला जो पोल है ना इसका, इस अगले पोल को बोलते हैं भैरव पोल। मतलब टोटल दरवाजे कितने हैं, 7। पहला कौन सा है, पांडन पोल। पांडन पोल के पास दूसरा पोल कौन सा है, भैरव पोल। गुरुजी ये भी याद रखना है क्या, हाँ, इस भैरव पोल के पास है ना एक तो व्यक्ति था जयमल राठौड़, एक व्यक्ति था जिसका नाम था जयमल राठौड़। इस जयमल राठौड़ इसी का भतीजा था जिसका नाम था कल्ला राठौड़। गुरुजी ये कौन थे, तो इसकी बात मैं इतिहास में करूंगा बहुत डिटेल से। जयमल राठौड़ की है ना 16 खंभों की छतरी, जयमल राठौड़ की 16 खंभों की छतरी बनी हुई है कौन से पोल के पास, भैरव पोल के पास। कल्लाजी राठौड़ की 4 खंभों की छतरी बनी हुई है किसके पास, भैरव पोल के पास। पांडल पोल के पास बनी हुई है बाघसिंह का स्मारक। भैरव पोल के पास में जयमल राठौड़ की 16 खंभों की बनी है, और कल्लाजी राठौड़ की बनी हुई है 4 खंभों की। इसके पास अगला जो पोल है उस पोल को बोलते हैं हनुमान पोल। उसके पास जो अगला पोल है इस पोल को बोलते हैं गणेश पोल, और गणेश पोल के बाद जो पोल है उस पोल को बोलते हैं जोड़ला पोल, और फिर उसके बाद जो अगला पोल है उस अगले पोल को बोलते हैं लक्ष्मण पोल। और इसका जो मेन पोल है ना, इस मेन दरवाजे को बोलते हैं राम पोल। बहुत मोस्ट है गुरुजी, क्यों, इस राम पोल के पास एक तो बना हुआ है पत्ता सिसोदिया का स्मारक। आपसे पूछे कि पत्ता सिसोदिया का स्मारक कहां बना हुआ है, राम पोल के पास। दोबारा देखना एक बार, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 प्रवेश द्वार है। पहला है जिसे बोलते हैं पांडन पोल, देवलिया के शासक बाघसिंह का क्या बना हुआ है, स्मारक। भैरव पोल के पास जयमल राठौड़ की बनी हुई है 16 खंभों की छतरी, और इसी के पास कल्ला राठौड़ की बनी हुई है 4 खंभों की छतरी। हनुमान पोल है, गणेश पोल है, जोड़ला पोल है, लक्ष्मण पोल है, अंतिम पोल है राम पोल, जिसके पास पत्ता सिसोदिया का क्या बना है, स्मारक। अब देखना इस दुर्ग के मतलब रामपोल के आप पूर्वी साइड में, रामपोल के आप पूर्वी साइड में जाएंगे ना, तो पूर्वी साइड में एक दरवाजा बना हुआ है जिसे बोलते हैं सूरज पोल। ये पूछा गया कि सूरज पोल क्या है, तो रामपोल के पूर्वी साइड में पोल बना हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, सूरज पोल। इस रामपोल के ना आप उत्तरी साइड में जाएंगे ना, रामपोल के पूर्वी साइड में जाएंगे सूरज पोल, उत्तरी साइड में जाएंगे ना तो उत्तरी साइड में भी छोटे छोटे दरवाजे बने हुए हैं जिन्हें बोलते हैं लघु प्रवेश द्वार। और ये लघु प्रवेश द्वार है ना, इन्हीं को बोला जाता है लाखोटा की बारी या लाखोटा बारी। ये बहुत बार पूछ लिया कि लाखोटा की बारी या लाखोटा बारी क्या है, तो रामपोल के उत्तरी साइड में छोटे छोटे लघु द्वार बने हुए हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में या उन्हें कहा जाता है लाखोटा की बारी। तो आपसे पूछे कि लाखोटा की बारी कौन से दुर्ग में है, तो लाखोटा की बारी है अपने चित्तौड़गढ़ में। गुरुजी समझ में नहीं आया, दोबारा देख ले एक बार, बहुत मोस्टली है।
पांडन पुल बाघ सिंह का स्मारक, भैरव पुल जयमल राठौड़ व कल्ला राठौड़, जयमल राठौड़ की 16 खंभों की छतरी और कल्ला जी राठौड़ की बनी हुई है 4 खंभों की छतरी। हनुमान पुल है, जोड़ला पुल सॉरी गणेश पुल है, जोड़ला पुल है, लक्ष्मण पुल है, अंतिम पुल है राम पुल, पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। पूर्वी साइड में जाओगे सूरज पुल बना हुआ है, उत्तरी साइड में जाओगे तो लघु प्रवेश द्वार बने जिन्हें स्थानीय भाषा में कहा जाता है लाकुटा की बारी। ये छतरियां भी याद रखनी है, जयमल राठौड़, कल्ला राठौड़, पत्ता सिसोदिया व बाघ सिंह की छतरी। और इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक छतरी और याद रख लेना, एक संत था जिसका नाम था रैदास, तो इस रैदास की भी इसमें क्या बनी हुई है छतरी। अगला जो अपना टॉपिक है बहुत गजब टॉपिक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दर्शनीय स्थल बात करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दर्शनीय स्थल, गुरुजी दर्शनीय स्थल क्या होता है, तो इसके दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि इसमें एक मंदिर बना हुआ है जिसे बोलते हैं मीरा मंदिर। इसी मीरा मंदिर में कृष्ण भगवान की मूर्ति लगी है, इसीलिए इस मंदिर को बोलते हैं कृष्ण मंदिर। थोड़ा सा याद रख लेना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन सा बना हुआ है मीरा मंदिर, इसी को बोलते हैं कृष्ण मंदिर। इसी दुर्ग में है ना एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है वराह मंदिर। इसी में एक मंदिर बना हुआ है जिसे बोलते हैं अचलेश्वर महादेव का मंदिर। इसी में एक मंदिर बना हुआ है त्रिभुवन मंदिर। इसी त्रिभुवन मंदिर को बोलते हैं मोक्कल मंदिर। इसी मंदिर को बोलते हैं भोज मंदिर। इसी को बोलते हैं समिदेश्वर का मंदिर, थोड़ा सा याद रख लेना। उसके बाद इसी में एक मंदिर बना हुआ है, एक मंदिर बना हुआ जिसे बोलते हैं कुंभ श्याम मंदिर। आपसे पूछे कि कुंभ श्याम मंदिर भी कौन से दुर्ग में बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। इसी में एक चमरी बनी हुई है जिसे बोलते हैं श्रृंगार चमड़ी। गुरुजी श्रृंगार चमड़ी क्या है, तो चमड़ी होती थी जो फेरो, जैसे फेरे होते हैं तो फेरों का जो मंडप होता है ना उसे क्या बोलते हैं चमड़ी। तो इसमें एक चमड़ी बनी हुई जिसे बोलते हैं श्रृंगार चमड़ी। एक तो याद रखना, एक है श्रृंगार चमड़ी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, एक श्रृंगार है चौकी। श्रृंगार चौकी है मेहरानगढ़ दुर्ग में, जहां मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक हुआ करता था। तो मेवाड़ के राजाओं मारवाड़ के राजाओं का राज तिलक हुआ करता था श्रृंगार चौकी पर, और इसमें बनी हुई है श्रृंगार चमड़ी। एक थोड़ा सा याद रख लेना, इसी में बना हुआ है बाण माता का मंदिर। इसी में बना हुआ है चार भुजा माता का मंदिर। इसी में बना हुआ है कालिका माता का मंदिर। इसी में बना हुआ मीरा मंदिर या कृष्ण मंदिर। इसी में बना हुआ वराह मंदिर। इसी में बना हुआ अचलेश्वर महादेव का मंदिर। इसी में बना हुआ त्रिभुवन मंदिर या मोकल मंदिर जिसे भोज मंदिर भी कहा जाता है। इसी में बना हुआ है कुंभ श्याम मंदिर। इसी में बनी हुई है श्रृंगार चमड़ी। इसी में बना हुआ है बाण माता का मंदिर। इसी में बना हुआ है चार भुजा माता का मंदिर। इसी में बना हुआ है कालिका माता का मंदिर। इसी दुर्ग में है ना एक बावड़ी बनी हुई है जिसे बोलते हैं घी तेल बावड़ी। ये बहुत बार पूछ लिया, घी तेल बावड़ी कौन से दुर्ग में है चित्तौड़गढ़ में। इसी में एक बावड़ी बनी हुई है जिसे बोलते हैं कात्तन बावड़ी, ये पूछा गया है। कात्तन बावड़ी भी कौन से दुर्ग में है, इसी में। इसी में बना हुआ है जयमल पत्ता तालाब। इसी में बना हुआ है गोरा बादल महल। इसी में बना हुआ है पद्मिनी तालाब। इसी में बना हुआ पद्मिनी महल। आपसे पूछिए पद्मिनी महल और पद्मिनी तालाब भी कौन से दुर्ग में बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। इसी में बना हुआ है भामाशाह की हवेली। आपसे पूछिए कि भामाशाह की हवेली कौन से दुर्ग में है चित्तौड़गढ़ में।
इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है नवलखा महल, इसी में बना हुआ है नवकोटा महल। ये नवकोटा महल बहुत मोस्ट है, इसी में है ना नवकोटा महल में पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि दी थी। तो आपसे पूछे कि चंदन की बलि कौन से में दी गई थी? नवकोटा महल में, जो कौन से दुर्ग में बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में। इसी के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इसी में बना हुआ है भामाशाह की हवेली, इसी में बना पद्मनी तालाब महल, गोरा बादल महल बना हुआ है, गोरा बादल तालाब इसी में बना हुआ है। जयमल पत्ता सिसोदिया की बनी हुई है, जयमल पत्ता सिसोदिया तालाब बना हुआ है, कातन बावड़ी बनी हुई है, घीतेल बावड़ी बना हुआ है, और इसी में बना हुआ है पुरोहितों की हवेली। ये पूछा गया है पुरोहितों की हवेली, पुरोहितों की हवेली राजस्थान के कौन से दुर्ग में बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ में। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है दर्शनीय स्थलों में इसी में बना हुआ है नवलखा महल, इसी में बना हुआ है नवकोटा महल, जिसमें पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि दी थी। मीरा मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर बना हुआ है, इसी में बना हुआ है वराह मंदिर, असलेश्वर महादेव का मंदिर, त्रिभुवन मंदिर, मोकल मंदिर, भोज मंदिर बोलते हैं, इसी को समिद्धेश्वर मंदिर बोलते हैं। कुंभ श्याम मंदिर बना हुआ है, श्रृंगार चौरी बनी हुई है, श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़ दुर्ग में बनी हुई है, जब मारवाड़ के राजाओं का राज तिलक हुआ करता था। इसी में बना हुआ है बाण माता का मंदिर, इसी में बना हुआ है चार भुजा माता का मंदिर, इसी में बना हुआ है कालिका माता का मंदिर, इसी में बनी हुई है पुरोहितों की हवेली, इसी में बनी हुई है घीतेल बावड़ी, इसी में बनी हुई है कातर बावड़ी, इसी में बना हुआ है जयमल पत्ता तालाब, इसी में बना हुआ है गोरा बादल महल, इसी में बने हुए पद्मनी तालाब व पद्मनी महल, इसी में बना हुआ है भामाशाह की हवेली या भामाशाह की हवेली। इसके अंदर एक बड़ी इमारत बनी हुई है जिसे बोलते हैं विजय स्तंभ। ये पूछा गया है विजय स्तंभ कौन से दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ में। ये विजय स्तंभ है ना, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये पूछा गया बहुत बार कि विजय स्तंभ किसको समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी में बना हुआ है एक जैन कीर्ति स्तंभ। ये पूछा गया है कि इसी में बना हुआ जैन कीर्ति स्तंभ या जैन कीर्ति विजय स्तंभ। ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है ना, ये आदि नाथ को समर्पित है। ये है आदिनाथ को समर्पित, ये है विष्णु भगवान को समर्पित। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है विजय स्तंभ और इसी में बना हुआ है जैन कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ की बात आगे वाला जो टॉपिक चलेगा उसमें बहुत डिटेल से करूंगा, तो आप थोड़ा सा याद रख लेना कि नवलखा महल, इसी में मीरा मंदिर, वराह मंदिर, ये सारे इसके क्या थे? दर्शनीय स्थल। अब एक टॉपिक चलता है, वो चलता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण, जो बहुत इंपोर्टेंट है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करना या आक्रमण करने सबसे पहले कौन आया। तो इतिहासकार अलग अलग बताते हैं, मैं सबके अनुसार बता देता हूं। पहली बार जो आक्रमण करने आया या टॉपिक हो गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण, तो पहली बार जो आक्रमण करने आया ना, बताते कि 8वीं शताब्दी के आसपास अफगानिस्तान का एक शासक था जिसका नाम था मामू। बहुत सारे इतिहासकार दशरथ सरमारी, जत्र सिंह को मानते हैं। जो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने की पहली बात या 8वीं शताब्दी में आक्रमण किया था मामू ने। लेकिन हुआ क्या कि 734 ईस्वी में, ये 8वीं शताब्दी बताते, इसका फिक्स नहीं बताते, 734 ईस्वी में ना एक व्यक्ति था जिसका नाम था बप्पा रावल, और इस बप्पा रावल ने आक्रमण कर दिया और हराया था इसने मानमोरी को। किसको हराया था? मानमोरी मौर्य को। मानमोरी मौर्य को हराया और इस पर अपना अधिकार कर लिया। अब देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर मौर्य वंश का शासक या चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार करने वाला मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये कौन था? मानमोरी। याद रख लेना थोड़ा सा। उसके बाद ऐसा बताते हैं कि इस पर गुजरात का शासक, सोलंकी शासक था जिसका नाम था जैत्र सिंह, और इस पर किसका अधिकार हो गया? जैत्र सिंह का। लेकिन बताते कि 12वीं शताब्दी के आसपास वापस गुहिलों के अधीन आ गया। फिर बताते हैं कि इस पर आक्रमण करने आया था 1303 में दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी इसका नाम रखता है खिजर का बाद। ये मोस्टली है
कि ये इस पर आक्रमण करने आया 1303 में दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी, और इसका नाम क्या रख देता है, खिजरखाबाद। अब देखो फिर आक्रमण किया गया 1326 में, और आक्रमण करता है हम्मीर सिसोदिया, और हम्मीर सिसोदिया आक्रमण करके सिसोदिया वंश की क्या डाल देता है, नींव। फिर आक्रमण किया गया 1535-36 में, या 34-35 में लिख देती है कई किताबें इसको। तो ये किया गया था, गुजरात का शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह, मतलब गुजरात का शासक बहादुर शाह, और गुजरात का बहादुर शाह के अधीन हो गया। फिर ये 36 से 40 तक, 36 से 40 तक, मतलब 1536 से 1540 तक दासी पुत्र बनवीर के हाथ में रहा। अब एक बात सुनना, इस बनवीर ने ना चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक माता का मंदिर बनवाया था, तुलजा भवानी का मंदिर। आपसे पूछे कि तुलजा भवानी का मंदिर कौन से दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ में। किसने बनवाया था, दासी पुत्र बनवीर ने। ये तुलजा भवानी का राजस्थान में एकमात्र मंदिर है। आपसे पूछ ले कि तुलजा भवानी का एकमात्र मंदिर राजस्थान के कौन से दुर्ग में है, तो वो है चित्तौड़गढ़ में। किसने बनवाया था, दासी पुत्र बनवीर ने। अब देखो फिर इस पे आक्रमण करने आता है 1567-68 में, जिसका नाम था दिल्ली का शासक अकबर, और अकबर का अधिकार हो गया। और फिर 1615 में ना ये दुर्ग दे दिया गया था किसको, अमर सिंह को। एक बार दोबारा देखना, पहला आक्रमण करता कुछ इतिहासकार 8वीं शताब्दी में मामू को, अफगानिस्तान के शासक मामू को मानते हैं। 734 ईस्वी में बाफा रावल ने किया, जिसने मानमोरी को हराया। मानमोरी अंतिम शासक था चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करने वाला। फिर गुजरात का सोलंकी शासक जैत्र सिंह आया, आक्रमण किया और अपने अधीन कर लिया। 12वीं शताब्दी में गुहिलों के अधीन हो गया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, नाम खिजरखाबाद कर दिया। 1326 में हमीर सिसोदिया ने आक्रमण किया, सिसोदिया वंश की नींव डाल दी। 1535-36 में गुजरात का शासक बहादुर शाह आक्रमण करने आया, अपने अधीन कर लिया। 1536 से 40 तक दासी पुत्र बनवीर के अधीन रहा, और 1540 में ये वापस अधिकार में चला जाता है उदय सिंह के, जो सिसोदिया वंश से था। फिर 1567-68 में दिल्ली का बादशाह अकबर मतलब आक्रमण करने आया, अकबर के अधीन हो गया, और 1615 में ये अमर सिंह को दे दिया गया। ये थी इंपॉर्टेंट चीजें कि चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किसने किया, और चित्तौड़गढ़ को बोलते हैं सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग। आपसे पूछिए राजस्थान का सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग भी कौन सा था, चित्तौड़गढ़। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हम आपके लिए और बेहतरीन क्या कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.